नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। पहले रिचर्ड्स के बारे में, जो एक पाश्चात्य विचारक हैं, इनके बारे में जानेंगे और फिर उनके संप्रेषण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इनके दो सिद्धांत प्रमुख हैं, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। देखिए, रिचर्ड्स की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, आइए रिचर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1893 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ था। ये अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने काम किया। वहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इनके रचना काल के समय की अगर बात करें तो इनका समय है 1924 से लेकर 1936 के मध्य का भाग रचना काल का समय है। इन्होंने लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इनकी रचना है वो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी हिंदी के जो विचारक हैं वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम भी आता है, जो इनके मूल्य सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित नजर आते हैं। आइए, रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, इसीलिए उनके काव्य सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित हैं। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड्स की आलोचनाओं का केंद्र बिंदु है, यानी जो कला है ये कैसी होनी चाहिए, ये जीवन के लिए उपयोगी हो, वही कला वास्तविक कला है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कला, चाहे वो काव्य कला है या अन्य जो भी कला है, वो जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए, और यही इनकी आलोचना का केंद्र बिंदु भी है। आइए अब संप्रेषण के बारे में जानते हैं। देखिए, संप्रेषण सिद्धांत की अगर बात करें तो इसको संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स क्या मानते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभव करना ही प्रेषणीयता है। प्रेषणीयता यानी उसको ग्रहण करना, और उसको ग्रहण करके दूसरे लोगों तक पहुंचाना क्या है? संप्रेषणीयता। यानी विषय की रोचकता और रमणीयता से संप्रेषण में पूर्णता का समावेश होता है। कोई भी विषय है उसमें रोचक होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। यही संप्रेषण में पूर्णता का भाव इसी से आता है। कवि जब स्वयं अपनी अनुभूतियों के साथ एक रस नहीं हो जाता, तब तक वे अनुभूतियाँ प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर पाती। यानी ऐसा नहीं है कि कवि ने अपने भावों को अभिव्यक्त जब किया तो वो उसमें एकाकार नहीं है। अगर कवि ने जो अनुभव किया वो अनुभूतियाँ उसके स्वयं के हृदय को अगर प्रभावित करेंगी, तभी वो अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने के योग्य है, तभी उसमें प्रेषणीयता का गुण आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रेषणीय नहीं है या संप्रेषण के योग्य नहीं है। संप्रेषण एक स्वाभाविक व्यापार है, यानी क्रिया है, जिसमें निश्चय ही कवि प्रतिभा स्वतः अज्ञात रूप से कार्य करती है। देखिए, यानी ये एक क्रिया है, व्यापार यानी क्रिया है, और इसमें क्या करता है, कवि अपनी प्रतिभा जो स्वतः अपने आप अज्ञात रूप में कार्य करती है, यानी उसमें वो प्रतिभा कैसी है? स्वाभाविक प्रतिभा है। उन अनुभूतियों का सहज प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दशा का निर्माण कर देता है जो कवि ने अनुभूत की थी। यानी जो अनुभूतियाँ कवि ने अनुभव की, उनको सहज रूप से अभिव्यक्ति मिल जाती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का विशेष योगदान है, क्योंकि शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। देखिए, कवि ने कुछ अनुभव किया, उसको अगर सही शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी तो वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। इस बोध से ही भावों और भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। यानी किस भाव से उसको लिखा गया, किस भाव से कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है, ये हमें कब पता चलेगा? जब उचित शब्द और बिंबों का प्रयोग कवि करेगा और हम उनको सहज भाव से अनुभव कर पाएंगे, तभी उसमें पूर्णता आ पाएगी। रिचर्ड्स का मानना है कि संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है, यानी संप्रेषण कला है, ये तात्विक धर्म है हमारी, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, या जो हमने अनुभव किया है। एक कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नया होने के कारण उसकी संप्रेषणीयता समाज के लिए
मूल्यवान है, क्योंकि जो कलाकार अनुभव करता है वो अपने आप में नया है और समाज तक पहुंचाना कलाकार का उद्देश्य है या उसका कर्तव्य है। लेकिन वो कब होगा? जब उसकी ठीक ढंग से संप्रेषणीयता उसकी की जाएगी या पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। रचना में जितनी प्रबल और प्रभावशाली संप्रेषणीयता होती है उतना ही बड़ा कवि या कलाकार होता है। यानी कवि अपने काव्य को या अपने भावों को जितनी कुशलता से, जितनी प्रभावशाली ढंग से, यानी उसमें जो उद्देश्य है वो एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, जो उसने अनुभव किया है, फिर उसको अभिव्यक्ति के लिए ठीक प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए, भाषा का चयन करना चाहिए। यही क्या है? प्रभावशाली संप्रेषणीयता है। ये जितनी अच्छी होगी कवि या कलाकार उतना ही उच्च कोटि का कहलाएगा। जो प्रेषणीयता का भाव है या संप्रेषण का जो भाव है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने कुछ आवश्यक बातों पर भी विचार किया है। वो ये मानते हैं कि कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी एक तो उसका क्षेत्र कैसा हो? व्यापक हो, यानी वो समाज के किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना हो बल्कि व्यापक हो और प्रभावशाली हो। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। जो उसके मन में आवेग हैं, भावों का आवेग है, वो एक नियमित ढंग से, एक निश्चित ढंग से उसमें संतुलन बनाकर उसको अभिव्यक्त करे। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। यानी जिसको उसने माध्यम बनाया है वो वस्तु और जिन स्थिति या परिस्थितियों के बारे में वो अभिव्यक्त करना चाहता है उसका पूर्ण ज्ञान उसे होना चाहिए। कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभवों में तालमेल होना चाहिए। यानी कवि और समाज दोनों में अगर तालमेल होगा तभी कवि का काव्य समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि दोनों में अंतर हो तो कल्पना की सहायता से भावों या विचारों का संप्रेषण होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर लगे कि तालमेल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कवि को क्या करना चाहिए? कल्पना का सहारा लेकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर रिचर्ड्स भाषा की दो श्रेणियाँ स्वीकार करते हैं। एक तो वैज्ञानिक भाषा और दूसरी कौन सी है? रागात्मक भाषा। वैज्ञानिक भाषा वो भाषा है जिसमें सूचना हो, तथ्य हो अथवा अभिधात्मक भाषा का प्रयोग जहाँ पर किया जाए वो क्या कौन सी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है। रागात्मक भाषा कौन सी है? ये काव्य की वो भाषा है जिसमें भावात्मक अर्थ की प्रधानता होती है। यानी ये क्या है? ये भावना प्रधान है। और ये कौन सी है? ये सूचना और तथ्य प्रधान भाषा है और अभिव्यक्त करने योग्य है। यहाँ पर जो रागात्मक भाषा है वो कौन सी भाषा है? जिसमें भावों की प्रधानता होती है। तो यहाँ भाषा की कितनी श्रेणियाँ हैं? दो श्रेणियाँ हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अर्थ के 4 प्रकार भी गिनवाए हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी जिसको यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में जो आलोचना की जा सकती है। इसमें ये पहला मानते हैं वाच्यार्थ, जिसको सेंस कह सकते हैं। ये वस्तु स्थिति से परिचित करवाने वाली शक्ति है। यानी सेंस या वाच्य का अर्थ क्या है? जो हमें वास्तविक स्थिति से परिचित करवाती है, परिचय होता है। दूसरा क्या है? भाव, जिसको फीलिंग कह सकते हैं। वक्ता की वो भावना जो शब्दों के प्रयोग से व्यक्त करना चाहता है। वक्ता ने मन में जिसको अनुभव किया है उस भाव को शब्दों का सहारा देकर जिसको व्यक्त करने की वो कामना रखता है। तीसरा क्या है? स्वर, लहजा कैसा है, यानी उसकी टोन कैसी है। लहजे या टोन या स्वर के माध्यम से लेखक का श्रोता या पाठक के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। देखिए, क्रोध भाव से कह रहा है, प्रेम के लहजे से कह रहा है, दया के लहजे में कह रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जिस स्वर का वो प्रयोग कर रहा है, जिस लहजे या टोन का वो अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग कर रहा है। चौथा यहाँ पर क्या है? अभिप्राय, इंटेंशन क्या है, अभिप्राय या उद्देश्य क्या है। इसके द्वारा वक्ता या लेखक अपना अभिप्राय व्यक्त करता है। मान लीजिए किसी कवि ने कोई कविता लिखी, उस कविता के लिखने का उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, इस कविता के लेखन के पीछे कवि का इंटेंशन क्या है। तो ये 4 बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है जब हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं।
तो ये रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत है, जिसको उन्होंने आधार बनाया है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। एक कवि को हमेशा इन बातों का ध्यान रखकर ही अपने काव्य की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, ऐसा आईए रिचर्ड्स मानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि संप्रेषण सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।